हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अप्रैल 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग ली गई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट जो राहुल गांधी के लिए दिया गया है। शहजादे ने महाराजाओं का अपमान किया पर नवाबों के अत्याचार पर चुप हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत के राजाओं और महाराजाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की खातिर वह नवाबों, निजामों और सुल्तानों तथा बादशाहों द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा किए गए कार्य यानी कि उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्य को देखा है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ना थकूंगा, ना रुकूंगा और ना ही झुकूंगा। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावणगेरे और विजयनगर के होसपेट में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक को ध्यान में रखकर हमारा इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष लिखवाया है। आज भी कांग्रेस के शहजादे उस पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का हालिया बयान सुना होगा। वह कहते हैं कि भारत के राजा और महाराजा अत्याचारी थे। उन्होंने राजाओं और महाराजाओं पर लोगों और गरीबों की जमीन और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जैसी महान शख्सियतों का अपमान किया है, जिनका प्रशासन और देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, संदेश खाली से बरामद विदेशी हथियारों के चीन से जुड़े तार। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में बंद घर से पिछले दिनों तलाशी के दौरान बरामद विदेशी हथियारों के तार चीन से जुड़े होने का संदेह है। सीबीआई सूत्रों की अगर हम बात करें तो विदेशी पिस्तौल और रिवॉल्वर पर चीनी भाषा में निर्माता का नाम और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहीं से शक गहरा गया है। सीबीआई जांच कर रही है और ये हथियार चीन में निर्मित हैं या फिर किसी दूसरे देश में। जांचकर्ताओं के अनुसार पिस्तौल और रिवॉल्वर सुरक्षा बलों के पास मौजूद 9mm पिस्तौल और रुगर रिवॉल्वर के समान है। मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई है। जरूरत पड़ी तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी इस संबंध में सीबीआई के साथ बैठक भी करेंगी। प्रारंभिक तौर पर खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि बांग्लादेश से जल या थल मार्ग से सीमा पार कर हथियार लाए गए हैं। बताते चलें कि 9mm पिस्तौल सुरक्षा बलों के पास होते हैं और प्रतिबंधित हैं। ये आम लोगों के पास नहीं होते हैं। इस वजह से हथियार की तस्करी का शक और गहरा जाता है। आपके साथ गठबंधन से नाराज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से सिर्फ 28 दिन पहले शनिवार देर रात दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लवली ने इस्तीफे की मुख्य वजह प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की अनावश्यक दखलंदाजी, प्रदेश इकाई की अनदेखी कर आपसे किए गए गठबंधन एवं 3 में से 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देना बताया है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पेज का पत्र भेजकर लवली ने 11 मुद्दों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। हालांकि आला कमान ने लवली की पीड़ा को अनदेखा न कर उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, बल्कि सख्ती का परिचय देते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। बावरिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दबाव की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने धीरज बोमदेवरा, रणदीप राय और प्रवीण जाधव ने वर्तमान ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए रविवार को यहां 14 वर्ष बाद ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। स्पर्धा की शीर्ष 2 वरीयता प्राप्त टीमों के मुकाबले में भारत ने 5-1,
से जीत दर्ज की है। वर्तमान विश्व कप में भारत का यह 5वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले शनिवार को भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने टीम स्पर्धाओं में पुरुष, महिला व मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीते थे। संयुक्त राष्ट्र से गूंजेगी भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी। स्थानीय प्रशासन ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते भारत के मजबूत कदमों की गूंज संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सुनाई देगी। राजस्थान, त्रिपुरा व आंध्र प्रदेश में से 2 महिला सरपंच और 1 जिला परिषद अध्यक्ष 3 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में अपने अनुभव व बदलाव की कहानी सुनाएंगे। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में इन तीनों महिलाओं जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सतत विकास के लक्ष्य पर भारत स्थायी मिशन के रूप में काम कर रहा है। इसका स्थानीयकरण करते हुए 17 लक्ष्यों को 9 थीम में विभाजित किया गया है। इनमें से एक महिला अनुकूल पंचायत भी है। महिलाओं के हितों की रक्षा और स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अप्रैल से 3 मई तक न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट 2024 में 3 मई को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की अग्रिम भूमिका का विशेष सत्र रखा गया है। जर्मनी से वापस आएंगे चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र। चोल साम्राज्य से जुड़े वे ताम्रपत्र देश में वापस आएंगे जो 1300 साल पुराने हैं। इन ताम्रपत्रों पर राजाज्ञा लिखी हुई है। ये जर्मनी के लाइडन विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। ये अंग्रेजों के शासन के समय भारत से जर्मनी ले जाए गए थे। भारत सरकार इन्हें वापस लाने के लिए गंभीर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इन पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह पहल तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने इन ताम्रपत्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। जर्मनी की सरकार इन्हें वापस देने के लिए राजी हो गई है। नवंबर से दिसंबर तक इनके वापस आने की उम्मीद है। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। भारत और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। राजा चोल उस समय के प्रतापी राजा हुए थे। उस समय के ताम्रपत्र पर उनका उल्लेख है। उत्तर भारत के लोगों में चोल राजवंश को लेकर फिल्म पोन्नियन सेल्वन के रिलीज होने के बाद जिज्ञासा बढ़ी है। 2022 में यह फिल्म तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में भी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन के साथ अच्छे माहौल में हो रही है वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत और चीन के बीच अच्छे माहौल में वार्ता जारी है और भारत कभी झुकेगा नहीं। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं है। सैन्य दृष्टिकोण से भारत भी अब शक्तिशाली देश बन गया है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। चीन के साथ वार्ता जारी रहने की बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें वार्ता के परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि 2014 में हमने 600 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था, लेकिन अब आंकड़ा 21,000 करोड़ को पार कर गया है और यह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रक्षा उत्पाद भारत में और भारतीयों द्वारा ही बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। CDS के दौरे से भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान फ्रांस का दौरा करके भारत लौट आए हैं। इस दौरे ने भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है। जनरल अनिल चौहान ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष कमान और लैंड फोर्सेस कमांड का दौरा किया है। इसके अलावा उन्होंने इकोल मिलिटियर में सेना और संयुक्त स्टाफ कोर्स के सैन्य छात्र अधिकारियों से भी
बातचीत की। यात्रा के दौरान सीडीएस ने सैन्य उपकरणों और उच्च प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के आयुध महानिदेशालय के जनरल प्रतिनिधि इमैनुअल चिवा से मुलाकात की। जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं के निर्माण के उद्देश्य से दौसा एविएशन, सफ्रॉन और नेवल ग्रुप सहित कई फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी वार्ता की है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि विरासत कर का बेतुका विचार। स्वतंत्रता के बाद से भारत में समाजवादी सोच के चलते संपदा सृजन को एक समस्या के रूप में देखा गया। समय समय पर विशेष रूप से चुनावों के दौरान संपदा सृजन को नियंत्रित किए जाने के विचार सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में विरासत कर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। यह स्थिति तब है जब संपदा सृजन को आर्थिक वृद्धि एवं नवाचार का उत्प्रेरक माना जाता है, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। इसके लिए उसे गलत रूप में पेश कर भयादोहन नहीं किया जाना चाहिए। जब व्यक्तिगत एवं संस्थागत दायरे में संपदा सृजन होता है तो उसके पुनर्निवेश से रोजगार सृजन एवं तकनीकी प्रगति की राह खुलती है। इस चक्र से नए उद्योगों की वृद्धि, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी और ऊंचे कर राजस्व के जरिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं। संपदा सृजन के माध्यम से ही निम्न आय पृष्ठभूमि के लोगों के लिए ऊंचे वेतन वाली नौकरियों की राह खुलती है, तो उद्यमियों और शैक्षणिक गतिविधियों एवं सामुदायिक परियोजनाओं में निवेश के लिए बढ़ावा मिलता है। स्थानीय विकास और सशक्तिकरण से उपलब्धियों व उद्यमिता की प्रगतिशील संस्कृति का भी विकास होता है। विरासत कर अक्सर आर्थिक अक्षमताओं को भी आमंत्रित करता है, जिनमें कई मोर्चे पर अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार के कर से लोगों का आर्थिक व्यवहार बिगड़ सकता है। विरासत कर जैसी व्यवस्था में लोग बचत व निवेश से अधिक उपभोग की ओर उन्मुख हो सकते हैं। विरासत कर की अतिरिक्त लागत भी करदाताओं का मिजाज बिगाड़ती है। साक्ष्य यही दर्शाते हैं कि ऊंचे स्टेटस टैक्स संपदा सृजन की राह में बाधक बनते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है। इसके विरोध में एक तर्क दोहरे कराधान का भी है, क्योंकि विरासत कर के दायरे में आने वाली परिसंपत्तियां पहले ही आयकर या पूंजीगत लाभ कर के दायरे में आ चुकी हैं। यदि सक्षमता की दृष्टि से देखें तो ऐसे परिदृश्य में कोष की सीमांत सक्षमता लागत यानी कि MESF काफ़ी ऊंची हो जाती है। यह संकेत करता है कि जिन करों को एक बार ही अधिरोपित किया जाता है उनसे राजस्व वसूली किफ़ायती होती है। आगे बताया जा रहा है कि ऊंचा विरासत कर पूंजी पलायन को भी गति दे सकता है। इसके चलते लोग अपनी पूंजी को वहां लगाना चाहेंगे जहां करों को लेकर अनुकूल व्यवस्था हो। इससे देश का कर दायरा सिकुड़ने के साथ ही घरेलू निवेश घट सकता है, जिससे संसाधन आवंटन की स्थिति गड़बड़ा सकती है। विरासत कर के पेचीदा अनुपालन एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से भी यह फायदे से अधिक नुकसान करता है और संभावित राजस्व प्राप्ति नगण्य रह सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और अधिकांश मामलों में परिसंपत्तियों के असंगठित स्वरूप वाले देश में विरासत कर को लागू करने की तमाम अपनी चुनौतियां हैं। रियल एस्टेट, ज्वेलरी और कृषि भूमि जैसी संपत्तियों की व्यापकता प्रभावी कराधान व्यवस्था के लिए आवश्यक मूल्यांकन को जटिल कर देती है। विरासत कर के आकलन के लिए संपत्तियों का रिकॉर्ड आवश्यक है, जिसका भारत में अभाव है। निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता। इस आर्टिकल को हम लगभग 2 बार पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि महिलाओं की भूमिका किस तरह से बढ़ती जा रही है जो नए मतदाता हैं या फिर चुनाव में। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि भारतीय युवाओं में बेरोजगारी थोड़े समय की बात। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि
कम उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, लेकिन यह कुछ समय की बात है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि भारतीय युवा न केवल कौशल हासिल करने में अधिक समय लगाते हैं बल्कि खुद का काम शुरू करने में जोखिम उठाते हैं। गोयल ने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास से देश में रोजगार सृजन में लगातार सुधार हो रहा है। यह बात ठीक है कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, लेकिन उच्च वेतन भी कमाते हैं। गोयल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस रिपोर्ट पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रही थी, जिसमें बताया गया कि 2022 में भारत की कुल बेरोजगारी आबादी में कामकाज नहीं करने वाले युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% थी। गोयल ने कहा कि रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि हाल ही की अवधि में युवा बेरोजगारों में गिरावट आई है। 10 वर्षों में 300 गुना बढ़ी देश में स्टार्टअप्स की संख्या। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना की वृद्धि हुई है। 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या केवल 350 थी। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है और सबसे तेजी से बढ़ते यूनिकॉर्न का स्थान बन गया है। कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने देश के युवाओं को यह समझाने का प्रयास किया है कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने आजीविका के नए तरीकों को बढ़ावा दिया जो सरकारी नौकरियों की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक रूढ़िवादी और एकांक रहे अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलकर अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के लिए 4 वर्ष में ही स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 1 अंक से बढ़कर 3 अंक को पार कर गई है। भारत में औद्योगिक वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो गई है। भारत में औद्योगिक वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों में 21% से बढ़कर 30% हो गई है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चीन के औद्योगिक सामानों पर भारत की बढ़ती निर्भरता के साथ यह आंकड़ा बढ़ा है। GTRI ने कहा है कि चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय है और इस निर्यात के रणनीतिक निहितार्थ गहरे हैं जो न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों को भी प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक चीन को भारत का निर्यात सालाना लगभग 16 अरब डॉलर का पर स्थिर रहा है। दूसरी ओर चीन से आयात बढ़कर 101 अरब डॉलर का हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज यानी कि इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें हम युद्ध को स्किप करते हैं। भारत की यात्रा टालने वाले टेस्ला प्रमुख मस्क अचानक चीन पहुंचे। भारत की यात्रा टालने के महज 1 सप्ताह बाद ही रविवार को टेस्ला प्रमुख एलन मस्क चीन पहुंच गए हैं। यहां वह टेस्ला की गाड़ियों में फुल सेल्फ ड्राइविंग तकनीक की शुरुआत कर सकते हैं। यह गुरुवार को शुरू बीजिंग ऑटो शो के चंद दिन बाद बीजिंग पहुंचे हैं। मस्क की इस माह भारत यात्रा पर आने की उम्मीद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की योजना थी। हालांकि तकनीकी दिग्गज ने टेस्ला के दायित्वों का हवाला देते हुए अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी थी और एक्स पोस्ट में वर्ष के अंत में आने की उम्मीद जताई थी। तो ये आज का 29 अप्रैल 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।